नमस्ते। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और भारत की फॉरेन पॉलिसी पर काफी तीखे सवाल खड़े किए हैं। सोर्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है उसका सीधा असर हमारी कूटनीति और आम जिंदगी पर पड़ रहा है। ये मुद्दा थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, पर चलिए आज इस सोर्स मटेरियल के दावों को बिल्कुल स्पष्ट और ऑब्जेक्टिव तरीके से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक बेहद चौंकाने वाले नंबर से, 87। सोर्स के अनुसार ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि उन 87 ईरानी नौसैनिकों की संख्या है जिनकी हाल ही में इंडियन ओशन में एक मैरीटाइम स्ट्राइक के दौरान मौत हो गई। और सच कहूं तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत सोर्स यहीं से मानता है। अब चूंकि इस रिपोर्ट में दावों का एक पूरा जाल है, तो चीज़ों को क्लीन रखने के लिए हमने इस विश्लेषण को 6 हिस्सों में बांट दिया है। 1. आइरिस डिना का डूबना। 2. एस्केलेटिंग मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। 3. भारत की शिफ्टिंग फॉरेन पॉलिसी। 4. रणनीतिक स्वायत्ता का इतिहास। 5. गहराता तेल संकट। और 6. फ्यूचर जियोपॉलिटिकल रिस्क। फटाफट इनको कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, द आइरिस डेना सिंकिंग। हुआ कुछ यूं था कि सोर्स के मुताबिक ईरानी वॉरशिप आइरिस डेना इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 एक्सरसाइज करके वापस लौट रहा था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद इस जहाज पर कथित तौर पर एक अमेरिकी नेवी की MK-48 टॉर्पीडो से हमला हो गया। इसमें 87 लोग मारे गए और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि रेस्क्यू के लिए श्रीलंकाई नेवी को आगे आना पड़ा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सोर्स ने एक ऑफिशियल पॉलिटिकल अकाउंट का हवाला देते हुए इस ट्वीट को हाईलाइट किया है, नॉट आवर बिजनेस, यानी ये हमारा काम नहीं है। सोर्स इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए भारत की इस पूरी घटना पर जो निष्क्रियता थी उसकी कड़ी आलोचना करता है। उनका तर्क है कि पड़ोस में इतना सब हो गया और रिएक्शन ये था। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, एस्केलेटिंग मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। देखते हैं कि सोर्स इस एक घटना को बड़े रीजनल वॉर से कैसे जोड़ता है। इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। सोर्स एक सीधा कनेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। 25-26 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर होते हैं और ठीक 48 घंटे बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर जॉइंट अटैक्स शुरू कर देते हैं और फिर आने वाले दिनों में ईरान भी जवाबी मिसाइल स्ट्राइक करता है। सोर्स का इशारा इन डिप्लोमैटिक विजिट्स और तुरंत बाद हुए मिलिट्री स्ट्राइक्स के कनेक्शन की तरफ है। अब इस टेबल के आंकड़ों को देखकर थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि सोर्स क्या पॉइंट प्रूव करना चाहता है। यूएस और इजराइल ने ईरान के 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अटैक में 27 यूएस बेस को टारगेट किया गया और सोर्स के अनुसार 6 अमेरिकी सैनिक और 9 बाकी लोग मारे गए। सोर्स इन आंकड़ों को आमने सामने रखकर ये दिखाना चाहता है कि कैजुअलिटी रेट में कितना बड़ा डिस्प्रपोर्शन है। ये हमें इस रिपोर्ट के सबसे मेन आर्ग्यूमेंट यानी पॉइंट नंबर 3 पर लाता है, इंडियाज शिफ्टिंग फॉरेन पॉलिसी। यहाँ सोर्स ने एक बड़ा ही तीखा सवाल पूछा है, क्या सच में हम इंडियन ओशन के गार्डियन हैं? उनका तर्क है कि जब एक एलाइड शिप पर आपके अपने बैकयार्ड में हमला होता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो हम खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कैसे कह सकते हैं? और इस बात को सपोर्ट करने के लिए सोर्स ये कंपैरिजन देता है। देखिए, जब ईरान ने स्ट्राइक्स किए तो मौजूदा प्रशासन ने तुरंत उसकी कड़ी निंदा की, लेकिन जब यूएस और इजराइल ने स्ट्राइक्स किए तो बिल्कुल चुप्पी साध ली। सोर्स इसे सीधे तौर पर डिप्लोमैटिक बायस यानी कूटनीतिक पक्षपात का नाम देता है। इस दावे को और गहराई से समझने के लिए हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसमें पास्ट के डिसीजंस को देखा गया है। सोर्स याद दिलाता है कि पास्ट में हमारी पॉलिसी काफ़ी अलग थी। 1979 में इंदिरा गांधी ने अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन को अपोज किया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएस की मांग के बावजूद इराक में ट्रूप्स भेजने से साफ मना कर दिया। और 2011 में मनमोहन सिंह जी ने लीबिया पर वेस्टर्न इन्वेजन की निंदा की थी। यानी हिस्टोरिकली सुपर पावर चाहे कोई भी हो, भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमेशा बनाए रखी थी। और यही बात इस कोट में हाईलाइट होती है। सोर्स ने विपक्ष का ये तर्क सामने रखा है कि जब हमें ग्लोबल लीडर बनना था तो हम पॉन यानी मोहरे क्यों बन रहे हैं। ये इस सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही सेंट्रल क्वेश्चन है। खैर, अब कूटनीति से थोड़ा हटकर इकोनॉमी पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, द लूमिंग ऑयल क्राइसिस, क्योंकि आखिरकार इस जियोपॉलिटिक्स का असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। इस चार्ट पर गौर कीजिए,
भारत अपने तेल का 55% हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और सोर्स का मेन पॉइंट यही है कि उस रीजन में थोड़ी सी भी इंस्टेबिलिटी हमारी सप्लाई चेन के लिए खतरे की घंटी है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है। दुनिया के टोटल ऑयल कंजम्पशन का 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अगर ईरान इसे बंद करने की धमकी को सच कर दे तो ये उन सभी देशों के लिए एक भारी आर्थिक तबाही होगी जिनके पास बड़े स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं हैं। ये लिटरली एक नाइटमेयर सिनेरियो है। सोर्स आगे दावा करता है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में समझौता करने का सीधा असर इकोनॉमी पर होता है। दावों के अनुसार यूएस के ऑर्डर्स पर रशियन ऑयल लेना बंद किया गया, फिर यूएस से ही 30 दिन की टेम्पररी परमिशन मिली। दावा यहां तक है कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कथित तौर पर सिर्फ 25 दिन के बचे हैं और इस सबके चलते डोमेस्टिक लेवल पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए तक बढ़ गई। अब आते हैं आखिरी और छठे पॉइंट पर, फ्यूचर जियोपॉलिटिकल रिस्क। देखते हैं कि सोर्स आगे क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। यहाँ सोर्स ने एक पैटर्न समझाया है जिसे उन्होंने CIA प्लेबुक का नाम दिया है। स्टेप 1, रेबल ग्रुप्स को हथियार दो। स्टेप 2, बगावत भड़काओ। स्टेप 3, सिविल वॉर या गृह युद्ध करवाओ। और स्टेप 4, नए टेरर ग्रुप्स को उभरने दो। सोर्स की थ्योरी के हिसाब से ईरान की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिशें ठीक वैसी ही होंगी जैसे हमने पहले इराक और सीरिया में देखी हैं। और सोर्स अपनी रिपोर्ट को इस भारी थॉट के साथ कंक्लूड करता है कि चाहे कोई भी सुपर पावर आए और डेमोक्रेसी लाने का वादा करे, इन प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स में आखिरकार सबसे ज्यादा तबाही आम नागरिक ही झेलते हैं। सबसे बड़ी कीमत आम इंसान को ही चुकानी पड़ती है। तो इन सभी तर्कों को देखने और समझने के बाद ये सवाल मन में जरूर आता है, जब सुपर पावर्स इस दुनिया का नया नक्शा खींचती हैं तो उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।